हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में मुगल काल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। चलिए उनको सॉल्व करते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने जो बताए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। ये सारे के सारे कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस के आधार पर ही मैंने नोट्स को बनाया है, तो नोट्स और क्वेश्चन को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। चलिए क्वेश्चन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फतेहपुर सीकरी को किस मुगल सम्राट ने अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही होता है, अकबर ने। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। फतेहपुर सीकरी शहर जो है वो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इसने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी के कारण उस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये क्वेश्चन में आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट दिया है। फतेहपुर सीकरी को बनाया कब गया था? तो 1571 से और 1585 के बीच में यह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। किसके नाम पर फतेहाबाद में मस्जिद हम लोगों को देखने को मिलता है? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, हुमायूं। इसके बारे में देखते हैं। फतेहाबाद शहर में हुमायूं मस्जिद दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन पूछता है हुमायूं मस्जिद क्यों बना था, उसका कारण क्या था, तो या कब बना? तो शेरशाह सूरी के हाथों अपनी हार के बाद लड़ाई में फतेहाबाद शहर से ये होकर के गुजरते हैं और वहाँ पर हुमायूं मस्जिद का ये निर्माण करते हैं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। इनका असली नाम क्या था? तो ये नसीरुद्दीन मोहम्मद था, जिसे हुमायूं के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर दिया हुआ है कि शेरशाह सूरी के हाथों मुगल साम्राज्य को खोने के बाद 15 साल बाद 1555-56 के बाद फारिस के सफविंद वंश की मदद से उन्हें वापस पा लिया। क्वेश्चन में आया हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी में किस वंश की मदद से वापस पा लिया है? टीजीटी में या फिर एसएससी में हमने ये पढ़ा है, इसलिए इसको पॉइंट में दे रहे हैं कि फारस के सफविंद वंश की मदद से उन्हें वापस पा लिया था। फिर 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं किताब से भरे हाथों के साथ पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और सीढ़ी से नीचे लुढ़क करके, संतुलन खो करके लुढ़क जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु कब होती है क्वेश्चन पूछा है, तो 24 जनवरी 1556 ईस्वी को होती है। इनकी बहन रहती हैं चचेरी बहन गुलबदन बेगम। उन्होंने इनकी आत्मकथा लिखी है हुमायूं नामा, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। इसमें पूछा है किस शासक ने तुर्की भाषा में किया था, तो पहले शासक रहते हैं बाबर। उन्होंने तुर्की भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। यहाँ पर दिया है किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। फोर्थ ऑप्शन सही होता है, औरंगजेब को मुगल साम्राज्य में जिंदा पीर कहा जाता है। इसके अलावा औरंगजेब से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जिन पे मतलब पॉइंट हैं जिन पे क्वेश्चंस बने हैं, जैसे कि किसने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो ये थे औरंगजेब। इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। और किसका साम्राज्य सबसे ज़्यादा विस्तृत था मुगल साम्राज्य में? तो ये औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य सबसे ज़्यादा फैला, सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ। निषेध इन्होंने किसका किसका करवाया था? क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाने के लिए दे दिया था सती प्रथा के बारे में। अकबर ने भी प्रतिबंध लगाया है और आप लोगों ने पढ़ा होगा औरंगजेब ने भी प्रतिबंध लगाया। दोनों ऑप्शन साथ में आए थे, वहाँ पर औरंगजेब सही होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से सती प्रथा पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगवाया था। उसने आंशिक प्रतिबंध लगाया था कि अगर जो किसी का मन करता है तो वो सती प्रथा को कर सकता है, लेकिन जो नहीं है तो उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब कोई उसको ज़बरदस्ती सती प्रथा के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ पर निषेध के बारे में देखिए क्या क्या निषेध करवाया था, तो दरबार में गाने और नाचने को ये प्रतिबंधित करता है। साथ ही सती प्रथा के साथ साथ झरोखा दर्शन जो जहांगीर और अकबर के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, तो ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देता है। साथ ही साथ कलमा लिखित सिक्के पर भी कौन प्रतिबंध लगाया था? तो ये औरंगजेब था।
ज्योतिष और हस्तरेखा पढ़ने पर प्रतिबंध किस शासक ने लगवाया था? औरंगजेब ने। तुलादान पर किसने प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने। उस समय सार्वजनिक स्थान पर शराब और भांग बेचना और पीना पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किसके शासनकाल में भारत में अफीम का उत्पादन शुरू होता है, अफीम की खेती? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो जहांगीर के शासनकाल में भारत में अफीम की खेती का शुरुआत होता है। चलिए, वीणा कौन बजाता था? कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो वीणा बजाता था? औरंगजेब। जबकि इसने अपने दरबार में नाचने और गाने पर प्रतिबंध लगाया था, फिर भी यह वीणा बजाता था। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर दिया है 1679 में इसने जजिया कर को शुरू किया, फिर से लागू किया। साथ ही फ्रांस को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी? तो वो औरंगजेब ने देता है 1667 ईस्वी में। स्मारक औरंगजेब के द्वारा निर्मित कौन कौन से हैं? बीवी का मकबरा, ये राबिया दुर्रानी इनकी बीवी रहती हैं, उन्हीं के नाम पर बनवाते हैं बीवी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एक पूछता है क्वेश्चन, नहीं मैंने करवाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हम अपने टॉपिक से भी हट जा रहे हैं। मोती मस्जिद किसने बनवाया? दिल्ली में। तो ये औरंगजेब है। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है वर्तमान में, ये किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब के 3 स्मारक हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, मोती मस्जिद दिल्ली में, बादशाही मस्जिद लाहौर में। क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, अवध के पहले नवाब कौन थे? असफुद्दौला, सआदत खां, शुजाउद्दौला या सफदरगंज? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है टीजीटी पीजीटी के लिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। असफुद्दौला, सआदत खां, शुजाउद्दौला, सफदरगंज। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, सआदत खां अवध के पहले नवाब थे। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। सआदत खां, जिनका पूरा नाम सआदत खां बुरहान उल मुल्क था, 1722 ईस्वी में नियुक्त किए गए अवध के पहले नवाब थे। उन्होंने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई और मुगल शासन के कमजोर होने का लाभ उठाते हुए इसने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इनके उत्तराधिकारी का नाम रहता है सआदत खां, जो कि हम लोग का यहाँ पे 4th ऑप्शन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर को समाप्त किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1564 में, 1576 ईस्वी में, 1565 में, 1566 ईस्वी में। तो जजिया कर को पहली बार अकबर ने समाप्त करता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही होता है, 1564 ईस्वी में। और भी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, जजिया कर किस पर लगाया जाता था, किस पर नहीं लगाया जाता था? तो महिला, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, बीमार, पागल, भिक्षु और सन्यासी, इनके ऊपर जजिया कर नहीं लगाया जाता है। इनके अतिरिक्त जितने भी गैर मुस्लिम होते हैं उन लोगों पर लगाया जाता है। अच्छा, किस कर को धिम्मा कहा जाता है? तो ये जजिया कर था, जिसका एक नाम धिम्मा भी था। जजिया कर हिंदुओं पर इस आधार पर लगाया जाता था कि शरीयत में हिंदुओं का जिक्र ही नहीं है, इसलिए उन्हें ये कर देना है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने क्षेत्र में शरिया स्थापित की। सबसे पहले शरिया कानून कौन लगाता है? तो फिरोज शाह तुगलक रहते हैं, और इसी ने ब्राह्मणों पर भी सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, जो कि बाकी लोग नहीं लगाते हैं। और इसको अलग कर कौन बना दिया था? बाकी जितने राज्य के कर होते हैं उससे अलग कर बना दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ये हम लोग के क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पर दिया है, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी। आप लोग को आंसर देखते ही पता चल गया होगा, 4th ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। संस्कृत हिंदी नहीं रहेगा, उर्दू तो बाद में बनी, अरबी फारसी मिला करके, यहाँ पर हिंदी और फारसी मिला करके, यहाँ पर 4th ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। इससे रिलेटेड, भाषाओं से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं उसको देख लेते हैं। मुगल वृत्तांत अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखा था, फारसी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा गया है? तो अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? ये क्वेश्चन पूछता है। चूँकि ये लोग तुर्क से निवास करते थे, तुर्की इनकी भाषा रहती है, मातृभाषा रहती है, इसलिए बाबर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में, वहाँ पे अरबी भी लिखा है, तुर्की और फारसी, पिछले वीडियो में मैंने करवाया है। तो तुर्की भाषा आप लोग को उसमें सही ऑप्शन था। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट दिया है, हिंदी मतलब उर्दू
किस भाषा से बना, तो ये अरबी और फ़ारसी के मेल से बना, जो कि उर्दू कहलाई। यहाँ अरबी फ़ारसी नहीं है बल्कि हिंदी और फ़ारसी भाषा के मेल से उर्दू कहलाई थी। नेक्स्ट है मुग़ल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त, यानी कि इतिहास, इति और वृत्त, इतिहास जो लिखवाते हैं, आत्मकथा, संस्मरण, ये सारे चीज़ दरबार में अध्ययन के जो उसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे अकबरनामा, बाबरनामा, तुजुक-ए जहांगीरी, ये सब कौन लिखता था? ज़्यादातर दरबारी लिखते थे। दरबारी कवि या जो कहानीकार रहते थे वो लोग लिखते थे। मूल रूप से मुग़ल कौन थे? तो ये चगताई तुर्क थे। क्वेश्चन पूछा है। फिर तुर्की इनकी मातृभाषा थी, इसलिए पहले ये पॉइंट जो अभी अब मैंने ऊपर बताया है, एक्सप्लेन किया है, वही है कि बाबर ने इस भाषा में अपनी कविता और संस्मरण और लेख लिखे थे। अबुल फजल, अकबर के शासनकाल का सबसे विस्तृत इतिहास, मतलब पूरे मुगल काल का सबसे विस्तृत इतिहास अबुल फजल के द्वारा लिखा हुआ अकबरनामा है, जिसको लिखना कब शुरू किया था? तो ये 1589 ईस्वी में लिखा गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए आज से छोटे छोटे क्वेश्चन ही, लेकिन छोटे ही, जो कहते हैं गागर में सागर भरना, वही काम किया है मैंने। क्वेश्चंस को ना बता के और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको रिवाइज भी हो जाएंगे और फिर से अगर जो आपने पढ़ा है इसके बारे में। और दूसरी बात कि अगर जो नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी, एक चीज़ें इकट्ठे मिलेंगी, जैसे अकबर के बारे में, उनकी भाषाओं के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक क्या करिए अगर जो अच्छे लगे हो, और अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स में लिखा करिए। अच्छा लगे तो थम्स अप ही दिखा देगा करिए। चलिए ओके बाय।